आज मैं 2024 के चुनाव पर 360 डिग्री वाला विश्लेषण आपके समक्ष रखूंगा। किसकी क्या तैयारी है, कौन किस पर भारी है, पूरे तथ्यों के साथ मैं इसकी सबसे सटीक तस्वीर आपके समक्ष रखूंगा। क्योंकि एक तरफ आर्टिकल 370 राम मंदिर और CAA जैसे वो तमाम मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से सूट करते हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ इन मुद्दों के सहारे नहीं है। सीट टू सीट मार्किंग हो रही है, बूथ से लेकर कैंडिडेट तक जबरदस्त रणनीति तैयार की जा रही है। इसकी इनसाइड रिपोर्ट आपको मैं बताऊंगा। यानी बीजेपी मिशन 400 प्लस पे कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो दूसरी तरफ विपक्ष भी ये दावा कर रहा है, हुंकार भर रहा है कि विपक्ष का चक्रव्यूह कितना मजबूत है मोदी का विजय रथ रोक पाने में। अपनी हैट्रिक पूरी नहीं कर पाएंगे मोदी, ऐसा विपक्ष का मानना है। हालांकि विपक्ष को एक के बाद एक कई झटके भी इसी हफ्ते लगे हैं। कहीं पार्टी टूट रही है, कहीं क्रॉस वोटिंग हो रही है, कहीं दिग्गज नेता पार्टी से किनारा कर दिए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। विपक्ष पर भारी, बीजेपी की तैयारी, आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। दो 2024 की जंग जीतने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के महामंथन की तस्वीर है। हर राज्य, हर सीट और हर बूथ पर जीत का झंडा बुलंद करने के लिए बीजेपी सदी हुई रणनीति तैयार कर रही है। 2024 में हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष अपनी हार मान चुका है। लेकिन एक तरफ बीजेपी की अपनी तैयारी है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन पर जोरदार वार भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य ने यह सब कुछ कराया है। समाजवादी पार्टी का चूंकि कोई भविष्य नहीं है, वो समाजवादी पार्टी बनने जा रही है और सपा के अंदर अंतरकला है, सफाई खानदान में अंतरकला है, वह उजागर हुआ है। जब से राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की है, वो जिस राज्य में जाते हैं वहीं तबाही का मंजर हो जाता है। वो झारखंड पहुंचे तो सरकार तो बच गई, मुख्यमंत्री जी चले गए। वो उत्तर प्रदेश पहुंचे तो RLD ने छोड़ दिया और भाई साहब सपा से गठबंधन किया और सपा गड़बड़ा गई। इस बीच संदेश खाली से लेकर अखिलेश यादव को CBI के समन्स तक बीजेपी और विपक्ष आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। 80 में 80 हारेंगे इस बार। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार AIMIM के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उधर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को भले ही कुछ दिनों के लिए वरदान मिल गया है, लेकिन साथ ही हिमाचल में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता भी समाप्त हो गई है और हिमाचल कांग्रेस में सुलह सफाई का दौर जारी है। All is well. This government will stay for 5 years. We all are well. All issues have been sorted out. अब अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा की चुनाव है, उसमें हमें सब एकजुट होकर इन सीटों को जीतना है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में और 5 साल हम हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार चलेगी। कुल मिलाकर बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है, तो विपक्ष आपसी झगड़ों से उबरने में जुटा है। ऐसे में सवाल है कि 2024 की लड़ाई में PM मोदी की चुनौती का मुकाबला विपक्ष कैसे कर पाएगा। आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार बहस। विपक्ष पर भारी, बीजेपी की तैयारी। विपक्ष पर भारी, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, चुनाव से पहले सियासी दम का 360 डिग्री वाला विश्लेषण। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, इनसाइड रिपोर्ट भी बताएंगे और डिटेल्ड रिपोर्ट भी बताएंगे। 2023 में 9 राज्यों में चुनाव हुआ, एनडीए 6 राज्यों में जीत का परचम लहरा पाई और विपक्षी गठबंधन 2 राज्यों में जीता।
बर्ताव में आते सीटों के टारगेट पर एनडीए गठबंधन के लिए 400 प्लस का और बीजेपी के लिए 300 प्लस का टारगेट सेट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है, विपक्षी गठबंधन नंबर का आता पता नहीं है, लेकिन चुनाव में जीत की हुंकार का दावा जरूर है। लेकिन दावों से कुछ नहीं होता, ग्राउंड रियलिटी से होता है। घटक दलों का भरोसा, एनडीए के पास इंडिया अलायंस से जेडीयू आरएलडी अब एनडीए का हिस्सा हो गए हैं और विपक्षी गठबंधन के कई दलों और कई दिग्गज नेताओं ने उनसे नाता तोड़ दिया है। मैं एक एक करके अगर गिनाऊंगा तो यह कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। कई एमएलए छोड़ के चले गए हैं, कई फॉर्मर मिनिस्टर, कई फॉर्मर मुख्यमंत्री छोड़ के चले गए हैं। महाराष्ट्र से यूपी तक, हिमाचल तक अफरा तफरी मची हुई है, कश्मीर तक अफरा तफरी मची हुई है। उसके बाद चुनावी रणनीति, हाल ही की बात कर लेते हैं। राज्यसभा सीटों के अंदर यूपी हिमाचल में उम्मीद से ज्यादा राज्यसभा सीटें आई। भारतीय जनता पार्टी की यूपी में 7 की उम्मीद थी, 8 आई। हिमाचल में 1 की भी उम्मीद नहीं थी और वो 1 सीट बीजेपी की आई, जबकि बीजेपी के पास 25 थे और कांग्रेस के पास 40 थे। संख्या बल होने के बावजूद विपक्षी गठबंधन 2 राज्यों में मुंह की खाई। उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान हुआ समाजवादी पार्टी को और उस बड़े नुकसान के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। जया बच्चन की सदस्यता को बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को हवा नहीं लगी जो कुछ हिमाचल प्रदेश में चल रहा था। लेकिन दोष कभी आम आदमी पार्टी पर, कभी एआईएमआईएम पे दिया जाता है। लीडरशिप की ताकत, ब्रांड मोदी और मोदी की गारंटी का एक दम दिखाई दे रहा है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमने वो दम देखा है। हाल ही में विपक्षी गठबंधन मोदी से टक्कर लेने वाला एक भी चेहरा नहीं है। वो बहुत बड़ा नुकसान है और जनता भी इसको समझ रही है। बढ़ता हूं मैं आगे। चुनावी एजेंडे की अगर बात करें तो टॉप 3 इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, 2047 तक विकसित भारत की बात करनी है। लेकिन विपक्ष का एक ही आलाप है, हम मोदी को हटाएंगे और मोदी को हटाएंगे, लेकिन ऑल्टरनेटिव एजेंडा कहीं स्पष्ट नहीं है। बढ़ता हूं मैं आगे। चुनावी मैनेजमेंट, बूथ तक मजबूत पकड़ है, विधायक तक नहीं संभाल पा रहे विपक्षी गठबंधन के लोग। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आरजेडी का हाल देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का हाल देख लीजिए, कांग्रेस के तो कहना ही क्या। बढ़ता हूं मैं आगे, लेकिन आज का बड़ा सवाल यह है और बड़ा सवाल बहुत सोच विचार के लिखा गया है। विपक्ष का हल्ला ज्यादा है लेकिन पलड़ा कमजोर है। हल्ला ज्यादा और पलड़ा कमजोर। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं, कई दिग्गज नेता हैं। आज मेरे साथ गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, उनका अभिनंदन है। प्रवक्ता है, नेता है। मेरे साथ असीम वकार है, प्रवक्ता है एआईएमआईएम के और आज इन्होंने एक बड़ी घोषणा भी कर दी है 7 सीटों की। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, इंडिया घटक दल के हैं, लेफ्ट के नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अमीक जमाई साहब हैं, उनका अभिनंदन है, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है। जमाई साहब, आज का हमारा जो बड़ा सवाल है वो यही है कि विपक्ष का हल्ला ज्यादा है लेकिन पलड़ा कमजोर है। विधायक नहीं संभाल पा रहे हैं, नेता नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में चुनाव कैसे संभाल पाएंगे, ये एक सवाल है। दुनिया के सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, आप सोचिए कि उसको सीबीआई, ईडी, एसटीएफ, अमिताभ यश को लगाकर एमएलए तोड़वाने पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस कायराना हरकत की जरूरत क्या थी? अगर आपके पास पूरी मेजॉरिटी है, अगर आप देश में 24 में जीत कर आ रहे हो, इस रास्ते से आपको आने की क्या जरूरत है? क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश के किसानों से, इस देश के युवाओं से, बेरोजगार युवाओं से, अमीश देवगन जी आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, आपका चैनल हाहाकार मचा हुआ है सरकार के खिलाफ रोजगार के सवाल पर। और इस सरकार एसटीएफ, पुलिस फोर्स, ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करके, क्या सीबीआई, ईडी पिछली हमारी सरकारों ने इसलिए बनाई गई थी कि हिमाचल में सरकार तोड़ोगे, महाराष्ट्र में सरकार तोड़ोगे, बिहार में सरकार तोड़ोगे? गृह मंत्री जी हमारे जो सबसे मुखिया हैं, मास्टरमाइंड है इस काम के, अमित जी, अखिलेश यादव जी को गृह मंत्रालय भविष्य में जिस दिन मिला ना, तो उस दिन तो हम अमित शाह जी को भी तोड़ लेंगे। ये वो शक्ति है। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। लोकतंत्र का ये तरीका नहीं है। ये हम अमित शाह जी को भी तोड़ लेंगे, बड़े बड़े आप दावे कर रहे हैं, लेकिन अभी तो अपनों को संभाल नहीं पा रहे। सलीम शेरवानी बीजेपी में नहीं गए लेकिन वो सपा छोड़ के चले गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में नहीं गए लेकिन वो सपा छोड़ के चले गए हैं। पॉइंट ये है, आपके विधायक छोड़ के चले गए हैं। देखिए, कई चीजें हैं, वो जमीनी रियलिटी
ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो होती है उस पर भी बिलीव करना चाहिए। बहरहाल आपने एक बात को रखा, मुझे बीजेपी, ये चर्चा का नियम है, मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेता को मौका देना पड़ेगा। आपस का मतभेद विभेद है, ठीक है, आपने बड़े बड़े दावे करे। एक सेकंड लेकिन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं सर अमित जमाई प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। मार दे सपा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, आखिर अमिताभ यश ने उनके साथ क्या किया ऐसा? ठीक है, गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के नेता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, अमिताभ यश जिम्मेदार है, गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है, केशव मौर्य जिम्मेदार है, योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है, गौरव भाटिया जिम्मेदार है। ऑर्गेनाइज्ड गैंग है इस देश के अंदर। अच्छा ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, आपने अपनी बात को रख लिया। अब देखिए विधायक उठाए जाते थे, देखिए अब तो सरकार अगर आपके 1 मिनट बोलने से आपके 8-10 विधायक वापस आ जाए तो मैं आपको 2 मिनट मौका दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। गौरव भाटिया जिले स्तर पे तो समझ में आता है जी, प्रदेश स्तर पे किडनैपिंग अरे मैं ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया, अपनी बात को रख लिया। एक सेकंड, गौरव भाटिया का ऑडियो खोलिए, अब ये वाणी को विराम देना पड़ेगा। गौरव जी, इतना अन्याय इनके साथ आप क्यों करते हैं? ये कहते हैं आप देश की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी इनके साथ विधायक ले लिए। 270 तो है आपके पास, फिर भी साथ इनके नहीं छोड़े। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार अच्छी पली चल रही थी, वो बेचारे राज्यसभा कैंडिडेट जितवाने गए, उनकी सरकार पर ही खतरा मंडरा गया। अमीर जी, आपने ध्यान दिया, मेरे साथी हैं अमीर भाई, छोटे भाई की तरह हैं। जब वो बोल रहे थे तो मैं बीच में उन्हें नहीं रोक रहा था। इसकी 2 वजह हैं। एक तो ये लोग सदमे में हैं, अभी राज्यसभा के परिणाम आए हैं, आलोक रंजन का इन्होंने भट्टा बैठा दिया। और मुझे ये लगता है कि जब सपा कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहा हो ना, तो ये जितना ज़्यादा बोलेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरह, उतना ज़्यादा हमारा फायदा होता है और लाखों वोट एक एक डिबेट में ये लोग ख़त्म कर देते हैं। इसलिए मैं शांति से सुन रहा था। मैं इनकी बात करूंगा, ये दगे कारतूस हैं, फटा हुआ मटका है। मैं पर्याय पे नहीं जाऊंगा, जनता यही कह रही है। लेकिन आज मैं एक बात आपसे बहुत जिम्मेदारी और गंभीरता से कहता हूँ, ये 2024 का चुनाव है। एक एक करके गौरव की बारी है अभी। गौरव बोलेंगे पहले। गए हो किसी काम के नहीं हो, जब से गए हो किसी काम के नहीं हो वहां पे। ठीक है, दगे कारतूस किसको बोला? अपने आप को बोल रहे तो ठीक। अच्छा ठीक है, यू आपको किसी बात पे आपत्ति है तो आप अपनी टर्न पे बोलिएगा। गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। नहीं, अमीर भाई को दर्द हुआ, मैं दगा हुआ कारतूस वाले शब्द वापस लेता हूं। मैं इनको पिसा हुआ छिला हुआ केला बोल देता हूं। ठीक है, शांत रहिए। लेकिन ठीक है, अब मैं बताता हूं ये चुनाव क्यों अलग है। अमीर जी, हर लोकसभा चुनाव से पहले जनता आपस में बातचीत करती है और कहती है कौन जीतेगा। इस बार जनता ये नहीं कह रही कौन जीतेगा, जनता ये कह रही है आएंगे तो मोदी ही, 400 पार कराना है। अब बताइए, और इसकी वजह से घमंडिया में भगदड़ मचा हुआ है। आपको मैं फर्क बताता हूं। एक तरफ सारे घटक दल नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मानते हैं एनडीए में, लेकिन घमंडिया में क्या हुआ है? अशोक चौहान छोड़ के कांग्रेस गए, मिलिंद देओरा गए। क्या ये सत्य नहीं है? ममता बनर्जी आज भी कह रही है अलग चुनाव लड़ेंगे। जी। क्या ये सत्य नहीं है? आप और कांग्रेस का ठगबंधन हुआ, लेकिन पंजाब में नहीं हुआ ठगबंधन। बड़ी खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में, बहुत बड़ी खबर आ रही है। मीटिंग कुछ देर में शुरू हो जाएगी, चुनाव को लेकर थोड़ी देर में शुरू होगी मीटिंग। 120 कैंडिडेट पर आज मोहर लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की पहली लिस्ट अगले 1-2 दिनों में आ सकती है, उसमें कई बड़े नाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, इनके नाम हो सकते हैं। बड़े नामों की लिस्ट आ सकती है और वो सीटें जो बीजेपी ने हारी हैं उनका भी ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर सकती है पहले राउंड के अंदर। यानी आप बीजेपी की प्लानिंग देख रहे हैं, यानी चाहे वो बूथ हो, चाहे वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो, वो दिखाई दे रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ और भी मेहमान हैं, मैं उनका रुख करूंगा। लेकिन गौरव, आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या आपको लगता है, क्या गौरव भाटिया आपको लगता है कि ये सारी तैयारियों के बाद भी आपको विधायक, बाकी पार्टियों के नेता चाहिए? क्यों? 30 सेकंड गौरव भाटिया।
हाँ, अमीक जी एक बात पूरी करके और आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। अमीक जी सीबीआई की बात कर रहे थे और तंज कस रहे थे मजबूत लीडर। पूरी दुनिया का सबसे मजबूर लीडर कौन है आपको मालूम है? या मजबूर बेटा कहूं, जिसके पिता के खिलाफ सीबीआई का दुरुपयोग हुआ हो ये कहते थे, और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ सीबीआई का मुकदमा कांग्रेस सरकार में हुआ और राहत हमारी सरकार में मिली। आज वो अखिलेश यादव राहुल गांधी की गोदी में बैठे हैं, तो सबसे मजबूर बेटा और मजबूर नेता तो अखिलेश यादव हुए। और आपने कहा हाँ विधायक क्यों लेने पड़े, मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटका में क्रॉस वोटिंग हुई, भाजपा विधायक ने कांग्रेस के लिए वोट डाला, तो ये किसने हॉर्स ट्रेडिंग करी? 15 हमारे विधायक हिमाचल में सस्पेंड हुए, ये लोकतंत्र की जीत थी। ये सब दिखाई नहीं दे रहा जनता को क्या? जी 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 जवाब ले लेते हैं ओके अमीक जमाई 40 सेकंड्स रिप्लाई। कांग्रेस तो आई नहीं है, जवाब किससे लेंगे? अगर देखिए ये जो वरिष्ठ वकील हैं, मैं कहूंगा, निवेदन करूंगा, आपके पास कुछ शब्दों का चयन हम आपको भेज देते हैं जो पार्लियामेंट्री हो, थोड़ा भारी हो। हम ये कह रहे हैं कि कर्नाटका में अगर कांग्रेस ने एक नजीर कायम करी, गलत नजीर है, आप अपने आप को जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश की सरकारों को एक नजीर कायम करना चाहिए, एक इकबाल बताना चाहिए कि इस देश में क्या इकबाल होता है। लेकिन जब से गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए, जब से नरेंद्र मोदी जी आए, पहले तो अपहरण जिले स्तर पे होता था विधायकों का, अब तो सरकारों का अपहरण कर ले रहे हो। एक्सपर्ट हो आप, ऑल इंडिया ठेका ले लिया है, दिखाना क्योंकि आपका तजर्बा बहुत बड़ा है ना, किडनैपिंग का, क्राइम का, ऑर्गेनाइज क्राइम का। तो आप हमारे संस्थाओं को इस्तेमाल कर रहे हो, अमिताभ यश जैसे काबिल अफसर को इस्तेमाल कर रहे हो, आप ईडी का इस्तेमाल कर रहे हो, आप ईडी के मोस्ट एफिशिएंट ऑफिसर का इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपके आरएसएस के दरबान बनेंगे। इसलिए हमारी सरकारों ने ईडी नहीं बनाया था। सीबीआई आपके दरवाजे पे चक्कर लगाएगी, इसलिए हमने सीबीआई नहीं बनाया था। ये जो आप नजीर कायम कर रहे हैं, ठीक है। गौरव भाटिया रिप्लाई, शार्प रिप्लाई गौरव भाटिया। लेकिन देखिए ये सीबीआई ईडी एक तरफ है, बीजेपी तैयारी भी कर रही है। कौन सी पार्टी है जिसने अपनी पहली लिस्ट के लेकर इतनी सीरियसनेस दिखाई? आपने समाजवादी पार्टी ने दिखाई। कांग्रेस का क्या हालात है? क्या वो सीट का डिवीजन नहीं हो पाया? महाराष्ट्र में आज भी झगड़ा चल रहा है। चलिए पॉइंट ये है, मैं एक सेकंड, गौरव भाटिया अमित जी, इंडिया अलायंस में तैयारी अगर आप बार बार सीबीआई ईडी पे डालेंगे तो सीबीआई ईडी बीजेपी को चुनाव नहीं जिता रही, देश की जनता जिता रही है जी चुनाव। मैं कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस, कभी आप बोलते हैं आम आदमी पार्टी लड़ गई इसलिए हम हार गए, कभी आप बोलते हैं ओवैसी लड़ गए इसके लिए हम हार गए। बहाने बहुत हो सकते हैं हर चीज के। ओके गौरव भाटिया 30 सेकंड्स, शार्प रिप्लाई। देखिए हाँ, शार्प रिप्लाई मैं देता हूं। कोई पार्टी जिसके 39 एमपी थे 2004 से लेकर 2009 तक, वो 3 लोकसभा सांसद तक कैसे सिकुड़ गई? अरे ये जो चादर थी, ये रुमाल कैसे बन गई सिकुड़ के? और ये समाजवादी पार्टी को आत्मचिंतन करना है। मैंने एक तथ्य रखा और वो जजमेंट मेरे हाथ में है। मुलायम सिंह यादव जी पे आप लोगों ने कहा झूठा मुकदमा चलाया कांग्रेस ने, उनका वकील मैं ही रहा था, श्रद्धेय हैं, और मैं केवल याद दिला रहा हूं। और मैं एक बात आपको और बताऊं, सलीम शेरवानी छोड़ के गए आपकी पार्टी को, राष्ट्रीय महासचिव हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं को गाली देते थे, अखिलेश यादव तो उनको नहीं निकाल पाए पार्टी में, लेकिन वो इस्तीफा देके चले गए। में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, 80 में 80 आप और आपके पिताजी, समाजवादी खून था आपकी रगों में। छोटे भाई बीच में आप मुजफ्फरनगर के कातिलों की पार्टी में गए, आप बीच में कैसे चले गए आप? मैं आपसे यही विनती कर रहा हूँ, बाकी आप बोलना चाहे चिल्लाना, मैं इज्जत करता हूँ आपकी, मैं आपसे प्यार से एक बात कहूंगा, जब आप बोले तो मैंने सुना अखिलेश जी के लिए, समाजवादी लोगों के लिए लिहाज पैदा करिए, लिहाज। आप कब कहाँ होंगे आपको भी नहीं पता किस पार्टी में। ये गलत बात हो रही है। इतना लिहाज पैदा करिए, कोई नहीं कि जब हम मिले, आप मेरी चिंता ना करिए, जब हम मिले तो आप अपनी चिंता करिए। मैं आपसे ये कहूंगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, अगर आप बीच में ना टोके तो, वरना फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा मैं चिल्लाऊं आप पे या कुछ कहूं। सुनिए, मैं केवल आपसे इतना कह रहा हूं, 39 से 3 सीटों में आ गई। यादव परिवार के बाहर का सदस्य आज तक अध्यक्ष आपकी पार्टी का क्यों नहीं हुआ? आपको यह पूछना पड़ेगा, स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं को गाली देते थे तो क्यों नहीं पार्टी से निकाले गए? आपको यह पूछना पड़ेगा, मुख्य सचेतक आपका मनोज पांडे जी क्यों चले जाते हैं, आपके लिए वोट नहीं करते हैं?
ये अगर आप अपने आप से सवाल करेंगे तो शायद एक सीट आपकी उत्तर प्रदेश में आ जाए, और अगर नहीं करेंगे तो इस बार आएगा अंडा। ठीक है, मैं बनाइएगा, इस बार आएगा अंडा। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना पे क्या सोचते हैं? ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता भी हैं, वो हर बार शिकायत करते हैं कि मेरे पास तुम 7:15 के बाद आते हो, 7:20 पर आते हो। आज मैं पहले जाता हूं राजेश गुप्ता, ऑपोजिशन यूनिटी दिखाने का प्रयास कर रही है, लेकिन बहुत देर हो गई है चीजों को। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जो इस समय पब्लिक आई में दिख रही है वो भारी है विपक्ष की तैयारी के ऊपर, अगर आप पॉलिटिकली देखें तो? अमीश भाई देखिए, जो पार्टी सत्ता के अंदर होती है और वो अगर निर्दयी हो इतनी, खासतौर के भाजपा की तरह निर्दयी, तो वो तैयारी तो करेंगे। सत्ता में है क्योंकि बिल्कुल निर्दयी है, क्योंकि निर्दयी इसलिए है क्योंकि सच्चे, ईमानदार, साफ सुथरे लोगों को भी वो छोड़ना नहीं चाहते और बस किसी भी तरीके से सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को राजी हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि सत्ता के अंदर है, उनको मालूम है कि एंटी इनकम्बेंसी उनकी तरफ है, तो वो आपको ज़्यादा तैयारियों के साथ दिखेंगे। और जैसे मैं बार बार कहता हूं कि 39 पार्टियों का गठबंधन और साथ में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और वो बहुत सारा पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए उन्होंने लिया। और फिर आप देखो, मैं तो आपको हमेशा बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन आप न्यूज़ पे भी देखेंगे तो उनके ही पक्ष की ज़्यादा खबरें चलती हैं, उन्हीं के प्रवक्ता को टाइम भी ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए वो तो दिखाई देंगे। नहीं देखिए, अब ये कैसे कह सकते हैं? अब गिन लीजिए, असीम वकार बीजेपी के साथ नहीं है, राजेश गुप्ता बीजेपी के साथ नहीं है, अच्छा विवेक श्रीवास्तव बीजेपी के साथ नहीं है, अमित जमाई बीजेपी के साथ नहीं है, एक अकेला ही तो है वो, फिर भी आपको ज्यादा दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूं? नहीं कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं दिखा लीजिए, लेकिन मुझे भी बोलने दीजिए, मेरा तो ये कहना। मैं तो फिर भी कह रहा हूं, लेकिन होता क्या है कि जो भी डिबेट होगी, देखिए जरूरी नहीं है कि आम आदमी पार्टी उस डिबेट के अंदर हो, कांग्रेस वाले आए नहीं, आपने देखा वसीम वकार साहब तो बहुत ही कम किसी में आते होंगे, लेकिन भाजपा का प्रवक्ता तो हर डिबेट में है ना, क्योंकि वो सत्ता में है। मैं उसमें आपको दोष नहीं दे रहा, वो सत्ता में है तो वो होंगे, तो वो ज्यादा दिखाई देते हैं। चलिए, बड़ी खबर आ गई है, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर नारा दे दिया है और वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, खुद जनता कह रही है। तो ये कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है राजेश गुप्ता कि अब की बार 400 पार वाला बीजेपी को? देखिए, इस कॉन्फिडेंस के बारे में जनता में अगर बात करेंगे तो वो कहेंगे कि कॉन्फिडेंस ईवीएम से आ रहा है। आप बात करके देखिए, मैं तो चाहता हूं एक दिन मैं और आप चलते हैं, एक दिन मैं और आप चलते हैं सुबह सुबह पार्कों में, आपको पता लगेगा। लेकिन चलिए 400 कहिए, मैं तो कहता हूं 1000 कह देना चाहिए, कहने पे कोई टैक्स अभी तक मोदी जी ने लगाया नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन किसी भी हाल में देखिए, आप एक बहुत जाने माने पत्रकार हैं, न्यूज एंकर है, आप देखिए अगर आप स्टेट बाय स्टेट देखेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि बीजेपी इतने ऊपर जा सके, ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से। लेकिन कहने में क्या है भाई, उनको अपने कार्डर को दिखाना है, समझाना है कि 400 कहेंगे तब कहीं जाके 200 की लड़ाई हो जाएगी। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी को आप कम होता हुआ देख रहे हैं, आपको बीजेपी का नंबर क्या लगता है इस बारी के लोकसभा चुनाव में आपके अकॉर्डिंग, राजेश गुप्ता? नहीं, मैं नंबर के बारे में तो आप ज्यादा अच्छा बता पाओगे। नहीं, फिर भी आपका आकलन क्या है? बीजेपी को पिछली बार से कम सीटें मिलने जा रही है। आपका आकलन क्या है? बीजेपी 400 कह रही है, 370 अपनी कह रही है, आपको क्या लगता है बीजेपी 200 आएगी, 250 आएगी, कितनी आएगी? मेरा आकलन ये है अमीश भाई कि जिस तरीके से गदर मच रहा है, रोज कहीं ना कहीं किसी स्टेट की सरकार को तोड़ने मोड़ने की कोशिश है, ईडी सीबीआई के जरिए बार बार रोज सम्मन भेज रहे हैं, कल सपा के अखिलेश यादव जी को भेजा है, तो जनता इस बात को समझती है, बोल कुछ नहीं रही, लेकिन जवाब जरूर देगी। और ये जवाब आपको देखने को मिलेगा जितनी पिछली बार आई है। सवाल का जवाब दीजिए ना, आपका नंबर कितना है बीजेपी के लिए? मैंने दिया। कितना? मेरा नंबर मैं फिर कह रहा हूं, जो पिछली बार था उससे बहुत कम आने वाली है। ये उल्टा इंडिया के नंबर को मिलने वाली जितना ये कह रहे हैं। पिछली बार 303 था बीजेपी का अपना। अरे भाई, इस बार 300 इंडिया गठबंधन की आएंगी। 300 इंडिया गठबंधन की आएगी। इस बार 300 इंडिया गठबंधन की आएंगी। 300 इंडिया गठबंधन की आएगी। देखिए, मैं यूपी से शुरुआत करूं तो आप बता नहीं पाएंगे कि यूपी में इंडिया गठबंधन की कितनी आएगी। बात कोट करना चाहता हूं, कल एक ओपिनियन पोल हुआ है जिसमें इंडिया गठबंधन की 1 या 2 सीट यूपी में आती गई है, 1 या 2 सीट। आप मजाक कर रहे हैं गौरव भाटिया, एक बात कोट करना चाहता हूं। नहीं, आपको कोट करिएगा, लेकिन गौरव भाटिया को 30 सेकंड दीजिए रिप्लाई के लिए। गौरव भाटिया का एक रिप्लाई हो जाए। ठीक है। देखिए राजेश भाई इतना चुटकुले सुना रहे हैं यहाँ बैठ के, और आप भी गजब एंकर हैं अमीर जी। आप बताइए, चर्चा में मजा नहीं आ रहा आपको? हर किसी से आप कह रहे बीजेपी की कितनी आएंगी, ये नहीं पूछ रहे कि अरे आपकी कितनी आएंगी। आपने तो खुद ही ऐसा प्रश्न पूछा कि राजेश जी निरुत्तर हो गए,
और पापी आप कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल की कुछ खूबियां मैं बताता हूं। इनकी राजनीतिक हैसियत है, 1 सीट इनकी लोकसभा में है। पंजाब में इनका गठबंधन नहीं हो पाया कांग्रेस पार्टी के साथ। तीसरी बात, अभी जो 3 बड़े प्रदेश जो हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां हमारी सरकार बनी, ये भी गए थे वहां पे और कह रहे थे गारंटी केवल हमारी है और कांग्रेस की नहीं। वहां 1205 ऐसी कॉन्स्टिट्युएंसी है जहां इनकी जमानत जब्त हो गई। 1 साल से मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हुई भ्रष्टाचार के आरोपों पे, और अरविंद केजरीवाल भागे भागे फिर रहे हैं कि समन आता है और वो जा नहीं पाते हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, दिल्ली में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाली हैं और इनका जो झाड़ू है तिनका तिनका टूटेगा, जनता इनसे रूठेगी। आप देख लीजिए। ठीक है, राजेश गुप्ता हाथ खड़ा कर रहे हैं। 30 सेकंड देना। असीम वकार वेट कर रहे हैं। गौरव भाई देखिए, पहली बात मैं हमेशा कहता हूं कि गौरव भाई जो ये पापी बात बोलते हैं, मैं इसका जवाब दे सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल के ऐसी संज्ञाएं देखे, लेकिन मेरे ऐसे संस्कार नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा कहता हूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमारा गठबंधन पंजाब में नहीं हुआ, हमने करा नहीं, क्योंकि वहां आपकी कोई हैसियत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है। जब आप 4थे नंबर की पार्टी हो, हम आपके खिलाफ में एक होकर क्यों लड़े? पहले नंबर दूसरे नंबर की पार्टी, ये लॉजिक आपको समझना है। अब आपने दिल्ली में कहा, मैं अभी अमीश भाई के चैनल पे देख रहा हूं, अमीश भाई नीचे देखिए, लिखा आ रहा है कि दिल्ली के अंदर 4 सांसद बदलेंगे। ये एक मैं बड़ी खबर के ऊपर आता हूं, मैं बड़ी खबर के ऊपर आ रहा हूं। आजमगढ़ सीट पर एआईएम चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव की संभावित सीट है आजमगढ़, बदायूं सीट पर भी कैंडिडेट उतारेगी। असीम वकार, आज आपकी पार्टी ने ये बड़ा ऐलान किया है, हेडलाइन है ये हर तरफ। क्या आपने टारगेट करके सीटें चुनी है और कारण क्या है इसके पीछे? नहीं, ये सवाल आपका मेरी समझ में नहीं आया। टारगेट करके सीटें चुनी हैं, जब 80 सीटें हैं जी, तो हम 80 भी लड़ सकते थे, हम 40 भी लड़ सकते हैं, हम 20 भी लड़ सकते हैं। इसमें ये तो सवाल आपका नाजायज़ है हमसे जी, ये सवाल आपका गलत नहीं, सवाल ठीक कर लीजिएगा। दूसरी बात, जहाँ जहाँ हम बेहतर समझ रहे हैं, हम वहाँ अपने कैंडिडेट उतारने की पेशकश अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कर चुके हैं। हमारी 3 राउंड की बात हो चुकी है, ये मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ। पर विपक्ष का कुनबा क्यों टूट रहा है? हो सकता हो कि जो 7 का आंकड़ा आज मैंने नहीं, ये जो आज मैंने 7 का आंकड़ा दिया है, हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़ भी जाए, कुछ और सीटें भी इसमें ऐड हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एमआईएम चुनाव लड़ती है तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें समाजवादी से कोई एतराज नहीं। लेकिन अखिलेश यादव की संभावित सीट पर आपको एआईएमआईएम की जीत दिखाई सारी पार्टियां लड़ रही हैं। नहीं, कौन सी सीट अखिलेश यादव जी की है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैनपुरी भी वही लड़ेंगे, कन्नौज भी वही लड़ेंगे, बदायूं भी वही लड़ेंगे, फिरोजाबाद भी वही लड़ेंगे, सभी तो फैमिली की हैं उनके। ये तो उनके पारिवारिक सीटों का नाम ले रहे हैं आप। और ये सियासत में नहीं, पारिवारिक सीट की बात नहीं हो रही है। जनता जिसको चुनेगी, ये सारी सीटें वहां के लोकलाइज्ड पीपुल्स की हैं, जनता की हैं। जनता जिसको बेहतर समझेगी, जनता जिसके हक में वोट करेगी, सीट उसकी होगी। दावा कोई भी कहीं से कर ले। अब नरेंद्र मोदी जी रहने वाले हैं, नहीं, नरेंद्र मोदी जी रहने वाले हैं गुजरात के और वाराणसी से वो सांसद हैं, तो जनता ने उनको चुना, वो लड़ गए। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी दिल्ली रहते हैं, अमेठी से लड़ा करते थे, वायनाड गए, वायनाड से जीत गए, तो उसमें परिवार कहां से आ जाता है? सियासत में वही परिवार होता है जहां की जनता आपको प्यार करती है। जी 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 जी, जहां जनता आपको प्यार नहीं करती है, अमीक जमाई, वो आपकी सीट नहीं है। जहां प्यार करती है वो अमीक जमाई। अमीक जमाई, अमीश जी देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुकाबला बीजेपी आरएसएस की शक्ति से, जिससे बीजेपी और प्रधानमंत्री तक डरे हुए हैं, पूरा फोर्स इस वक्त सीबीआई बैठा हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में। मसला ये है कि जो राहुल जी के साथ अखिलेश जी का जो वैचारिक आधार पे जो गठबंधन बना, संविधान का आधार, भारत के लोकतंत्र को बचाने का आधार, लेकिन जातिगत जनगणना के सवाल का छोड़ के चल दिए। चारों फार्म बिल्स, मैं बता रहा हूं, छोड़े नहीं हैं, छुड़वाए गए। आप ये कहिए ना, आप ये नहीं कह पाएंगे।
तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये आधार बना है कि जो किसानों के फार्म बिल, जातिगत जनगणना, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसका सामना प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहे। तो हम ये कह रहे हैं कि सभी पार्टियों का लेकिन विपक्ष कैसा सामना कर रहा है हमें दिखाई दे रहा है। असीम बकार, ऑन अ प्रैक्टिकल नोट, क्या आपको लगता है, एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूं, ऑन अ प्रैक्टिकल नोट इंडिया अलायंस का सामना कर पा रहा है बीजेपी का? एक सेकंड, अभी राज्यसभा चुनावों के अंदर जो हश्र हुआ वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। बात हो गई पूरी। मैं आपको मौका दे रहा हूं, आपको मौका दे रहा हूं। असीम बकार 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड्स। नहीं अमीश भाई, मसला यह है कि कमजोर और ताकतवर की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है उसूलों की। हर आदमी यहाँ सियासत कर रहा है, यह मसला थोड़ी ना होता है कि हम नरेंद्र मोदी जी से कमजोर हैं तो हम मैदान छोड़कर भाग जाएंगे जी, तो भगोड़े कहलाएंगे सर। इतिहास लड़ने वालों का लिखा जाता है, भागने वालों को नहीं लिखा जाता है। हार और जीत का फैसला तो ऊपर वाले के हाथ में, अमीश भाई आपके हाथ में भी नहीं है, बिल्कुल मेरे हाथ में भी नहीं है। तो लड़ाई होगी, जनता जिसको चुनेगी वो जीतेगा, जिसको नहीं चुनेगी वो हार जाएगा। इसमें क्या है कि परेशानी है। अमीश जी मेरी 20 सेकंड चाहिए मुझे। जी मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, लेकिन विवेक श्रीवास्तव को मैं चर्चा में ले आता हूं। विवेक श्रीवास्तव, क्या आपको लगता है कि जो तैयारी है वो कमजोर दिखाई दे रही है विपक्ष की? नहीं, देखिए जिस नोट पे डिबेट की हम लोगों ने शुरुआत करी थी उसके बजाय मेरे ख्याल से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे ज्यादा लग रहे हैं, रादर देन डिस्कसिंग द स्टैटिस्टिक्स। तो INDIA वर्सेस एनडीए का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो INDIA बहुत स्ट्रांग तरीके से उभर करके आया है। अगर पिछले 5 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस। विवेक भाई मुझे माजरत दीजिए, कहां स्ट्रांग तरीके से उभर के आया है? जहां बनी बनाई सरकार थी वो खतरे में आ गई। बोलता हूं ना सर, आप सुनिए। यूपी के अंदर बीजेपी के साथ राज्यसभा आनी थी, 8 आनी चाहिए, बड़े तरीके से उभर के आया है। नहीं कोई बात, अशोक चौहान ने पार्टी छोड़ दी कांग्रेस। पिछले 5 महीने का, अरे सर बोलने मुझे दीजिए ना, 5 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे और 3 राज्यों के अंदर जो डिबैकल हुआ था क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट हम आपस में तालमेल नहीं बना पाए थे, उसके बाद ये तालमेल बने हैं। 3 राज्यों में अगर गठबंधन नहीं भी है, बंगाल के अंदर, पंजाब के अंदर और केरल के अंदर, उसके बाद भी एक अंडरस्टैंडिंग बड़ी स्ट्रांग सी है और वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे कि बीजेपी और एनडीए का सुपड़ा साफ होगा इन तीनों राज्यों में। तो ये इसको इनर फाइटिंग दिखा करके जस्टिफाई करना कि साहब बीजेपी उभर के आ जाएगी, दैट इज रॉन्ग। और जहां जहां INDIA स्ट्रांग हो रहा है, ये नेता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। पहले राम मंदिर उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग स्टंट के रूप में किया, उसके बाद जब देखा कि उससे वो रिजल्ट नहीं आएंगे, अब ये क्या कर रहे हैं? समाजवादी फ्रस्ट्रेटेड। ओके गौरव भाटिया शार्प रिप्लाई, फ्रस्ट्रेटेड हो गई है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए नेता तोड़ रही है। देखिए, सबसे पहले तो लेफ्ट इज कंप्लीटली लेफ्ट आउट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये दरवाजे से बाहर निकाल दिए गए हैं क्योंकि आप याद करिए नहीं है सर, पश्चिम बंगाल के चुनाव भारत में नहीं है कि नहीं केरल भारत में नहीं है सर, तरीका ठीक और बिहार के 16 MLA भारत में नहीं आते। भाई दर्द है आपको, आप बोलिए। नहीं सर, मैंने तो आपसे एक 10 सेकंड का सवाल पूछा। बड़ी खबर है, मैं बड़ी खबर का रुख कर सकता हूं। बीजेपी की बैठक शुरू होने में अब कुछ ही देर बाकी है, लेकिन बीजेपी की लिस्ट पे बहुत बड़ी खबर है। कुछ सरप्राइजिंग नाम आ सकते हैं, कल जारी होगी लिस्ट। कई सांसदों का टिकट काट सकती है बीजेपी और नए चेहरों को जगह मिल सकती है, यह बड़ी खबर है। दिल्ली में, दिल्ली लोकसभा में 7 सीटों के ऊपर बीजेपी का बड़ा मंथन हो रहा है। दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर, मुंबई की सीटों के ऊपर बड़ा मंथन हो रहा है। और जो सीटें हारी है बीजेपी ने, खास तौर पर यूपी और महाराष्ट्र में, उनको लेकर बड़ा मंथन है। नितिन गडकरी का नाम आना संभावित है, राजनाथ सिंह का नाम आना संभावित है। 100 से 125 कैंडिडेट बीजेपी घोषित करेगी और लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट बीजेपी की कल आ सकती है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है, बैठक इस समय चल रही है बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, योगी आदित्यनाथ है, गृह मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस, तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन मैंने जो आपको बेहद खास बात बताई, दिल्ली की 7 सीटें, मुंबई की 6 सीटें और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हारने वाली सीटों पर एक बड़ा फोकस है और कुछ चौंकाने वाले नाम भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। यह इस समय की बड़ी खबर है। हालांकि कई जगह बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन सबसे सटीक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस समय की यह बड़ी खबर है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे कमजोर दौर से इस समय गुजर रही है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं गौरव भाटिया का, अखिलेश यादव का यह दावा कि बीजेपी सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है।
देखिए, अखिलेश यादव जी के लिए इतना ही अर्ज करूंगा, अखिलेश यादव जी के पैरों के नीचे जमीन नहीं है। गजब यह है फिर भी उन्हें यकीन नहीं है। वो मुख्यमंत्री थे। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, देखिए। एक बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीन ने निकाला था सबसे खराब मुख्यमंत्री पूरे देश के कौन है, ये देखिए अखिलेश यादव। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो गुंडे हैं उन्होंने इस मैगजीन को सारे स्टैंड से हटवा दिया था, ऐसा अराजकता थी। संस्थाओं की बात कर रहे थे। वर्दी का रसूख ये हो गया था कि महिलाएं तो सुरक्षित नहीं थी अमीर जी, लेकिन आजम खान की भैंसें दूध कितना देती हैं ये रोज वर्दी बताती थी। और देखिए, अभी 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव का बयान है 300 से कम नहीं। अरे ये मुंगेरी लाल है आधुनिक राजनीति के, कहते हैं 300 से कम नहीं और 100 में निपट जाते हैं। और इस बार तो इनकी अंडा आने वाली है, अंडा एक भी सीट नहीं आएगी और 80 में 80 भाजपा की आएंगी, आप देखिएगा। जी और जी, ये लोग आपको 6 महीने मिलेंगे जो नहीं। रिसेंट आप एक रस्सी ओपिनियन से पोल बांध आया के है मैट्रिक्स रखिएगा का, इन्हें। उसने शायद जिस बीजेपी दिन को इलेक्शन 78 रिजल्ट आएगा 79 दी है और इंडिया अलायंस को जिसमें कांग्रेस और सपा उसको 1 या 2 दी है। मैं रुक करता हूं आपका अमीक जमाई। देखिए, ओपिनियन पोल भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी का नंबर 77-78 हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, ये सट्टा बाजारों से प्रायोजित ये जो आंकड़े हैं ना, ये सब बदल जाएंगे। हमारा गौरव भाटिया जी को जवाब सिर्फ इतना ही है, अखिलेश जी और राहुल जी क्या मिल गए, केजरीवाल जी दिल्ली में मिलकर कितने सौहार्दपूर्ण से जो समझौता हो गया, प्रधानमंत्री को 2-2 बार बैठना पड़ रहा है, योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया जा रहा है। सुना है कि उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता लोकसभा का टिकट दिए जाने पे बहुत नाराज है। कहां से लड़ा रहे हो उनको? तो ये जो पूरा उत्तर दे दूं, एनडीए का कुनबा है, मैं बता रहा हूं आपको, एनडीए का कुनबा ढह रहा है और ये भबक है। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो बोलते हैं ना बहुत तेज आवाज में, अरे आराम से कहिए। अगर आप पूरे देश पे कब्जा कर रहे हैं तो आपको इतना शाउट करने की क्या जरूरत है, दम करने की क्या जरूरत है? आप सामना करिए अखिलेश जी के सवालों का। ये बताइए कि आपको 17 से 24 तक सीबीआई याद नहीं, पार्टी नहीं संभाल पा रहे सलीम, आप तो अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे। सलीम शेरवानी, नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य एक राष्ट्रीय स्वामी सचिव, प्रसाद, सलीम शेरवानी, ये विपक्ष का आंतरिक मामला, लोकतंत्र का मामला है। हम आपसे पूछ रहे हैं तो संभालेंगे तो आप ही ना। आप पार्टी नहीं संभाल पा रहे, विधायक नहीं संभाल पा रहे, कांग्रेस अपनी हिमाचल की सरकार नहीं संभाल पाई और आपको लगता है कि आप देश संभाल लेंगे 2024 के देश संभाला है। ठीक है, लेकिन आज वो हालात नहीं है ना, आज वो हालात नहीं है, ये रियलाइज करना पड़ेगा। आज वो पॉलिटिकल रियलिटी नहीं है, ग्राउंड रियलिटी बदल गई है। ग्राउंड रियलिटी में एक बड़ा बदलाव आया है। कभी आम आदमी पार्टी पर दोष, कभी असीम वकार की पार्टी पे दोष। आपका समर्थन हमें भी थोड़ा मिल जाए। नहीं, एक सेकेंड गौरव भाटिया थोड़ा अखिलेश जी को भी कर दो, देखो हम क्या नहीं कर सकते। गौरव भाटिया 20 सेकेंड्स। देखिए, जो चरित्र है समाजवादी पार्टी का, गुंडई का, वो निकल गया। गुंडा कब्जा करता है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी दिल जीतते हैं। आपने कहा कब्जा कर रहे हैं, कब्जा नहीं कर रहे, दिल जीत रहे हैं। कब्जा तो आप लोग करते हैं किसानों की जमीन पे। दूसरी बात, 2017 में भी तो यूपी के लड़के साथ आए थे। आराम, सरकारों का अपहरण कर रहे हो, एमएलए का अपहरण कर रहे हो, अमिताभ यश जैसे काबिल आदमी को अपहरणकर्ता बना रहे हो। मत बोलो, अमिताभ यश का जी का ये काम नहीं है। बार बार बीच में बोलना अच्छी बात एडमायर करते हैं लोग उसके काम को। हो गिर जाओगे, उनको अपहरण का काम दे दिया। भाई हाथ भी नहीं बढ़ाते। अच्छा, असीम वकार एक सेकंड, मुझे असीम वकार को लेने दीजिए। एक सेकंड अमीक जमाइए। असीम वकार का ग्राउंड रियलिटी से समाजवादी पार्टी भी दूर है। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो अमीक जामई साहब ने एक बड़ा आरोप लगाया है। अमीक जामई साहब लगातार ये बात बोल रहे हैं कि जिस आदमी के पास उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है और जिस आदमी के सर पर इस बात की जिम्मेदारी कंधों पर है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, अमीक जामई साहब कह रहे हैं वही अमिताभ यश लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है।
अब मैं आपके चैनल पर गुजारिश करूंगा, अमीर जामई साहब की बात को समझिए, और अगर अमिताभ यश साहब इसकी सफाई नहीं देते हैं, इसका खंडन नहीं करते हैं, तो ये बात मानी जाएगी कि अमीर जामई सच बोल रहे हैं। बात को समझिए। एक बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की जो मेन विपक्ष है, उसके ऑफिशियल प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ के खिलाफ ये कह रहे हैं कि उन्होंने धमकाया, जान से मारने की धमकी देकर वोट डलवाए। ये एक बड़ा प्रश्न है सर। ये भारत में आज तक कभी किसी भी आईपीएस पे या एडीजी एलओ पर नहीं लगा होगा। आप इसको छोटा करके आंक रहे हैं। अरे आसिम जी, ये खाली राज्यसभा चुनाव की बात अब नहीं रही। मैं तो ये कह रहा हूं, अब ये मुख्यमंत्री का सवाल देश में। सर मैं बोलूं, अपनी बात कर दूं, पूरी बात खत्म हो गई। दूसरी बात, अब इस वक्त हम लोग यहां बैठे हैं 2024 के चुनाव के लिए। सब चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। मुझसे एक साहब ने कहा कि आप सिर्फ समाजवादी पार्टी की सीटें टारगेट कर रहे हैं। अमीश भाई बहुत गौर से समझिएगा। देखिए 4 सीटें फिरोजाबाद, बदायूं, आजमगढ़, मेरठ, इन 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। हमने वहां भी कहा है कि हम असद साहब से हमारी बात हो रही है। 4 सीटें वो हमने नाम लिए हैं जिनमें बीजेपी का सांसद है। 2 सीटें वो लिए हैं जिनमें समाजवादी पार्टी का सांसद है, संभल और मुरादाबाद। संभल खाली हो गई। आदरणीय रिस्पेक्टेड हमारे बुजुर्ग, हमारे कौम के जो संभल के एक बेहतरीन इंसान थे, उनका भी इंतकाल हुआ है। मैं उनके लिए कंडोलेंस पेश करता हूं, जनाब शफीकुर रहमान बर्क साहब। वो खाली हो गई सीट। एक सीट है जो अमरोहा का मैंने नाम लिया है, वो बीएसपी की है। हमने पर्टिकुलर किसी पार्टी की सीट पे ठीक है। ओके जवाब सीटों की बात कर रहे हैं। 15 सेकेंड अमीर जमाई। देखिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जो हमारे पहले गठबंधन के साथी हैं, हम सब लोग मिलकर बीजेपी आरएसएस का और वैचारिक आधार पे शोर मचाने की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम प्राइम मिनिस्टर को, इस देश की भारतीय जनता पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, जातिगत जनगणना के सवाल पे, किसान के फार्म बिल के सवाल पे, ओल्ड पेंशन स्कीम के सवाल पे राजेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी। राजेश गुप्ता, क्या आपको लगता है कि विपक्ष का हल्ला ज्यादा है और ग्राउंड में काम कम है, जैसा पॉलिटिकल पंडित आंक रहे हैं? अमीश भाई अगर सिर्फ विपक्ष का हल्ला होता तो आपने अभी कहा कि दिल्ली के ऊपर बहुत मंथन कर रही है भाजपा। आप बार बार नीचे ट्रिगर चल रहा है कि 3 से 4 सांसद तो पक्के बदले जाने वाले हैं। मैं कह रहा हूं 7 बदले जाने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इतना घबराहट है इनके मन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन होने से कि इनको लगता है कि 7 पक्का हार जाएंगे। इनको मालूम है। अब आप ही देखिए ना क्यों बदल रहे नहीं तो। और एक मेरा सवाल और है। जी कहते हैं कि जी भाजपा के एक सवाल है 5 सेकंड। हिमाचल के में पार्टी टूट गई, समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने इधर उधर वोट कर दिया। पहली बार मैं देख रहा हूं कि जो बेचारा लुट जाता है, बर्बाद हो जाता है, इसकी चोरी हो जाती है, उसी के ऊपर कहा जा रहा है तुम्हारे चोरी क्यों हो गई। अरे चोर को क्यों नहीं पूछते, तुम चोरी क्यों कर रहे हो? गौरव भाटिया आप घबराए हुए हैं। 15 सेकंड गौरव भाटिया, लास्ट वर्ड। 15 सेकंड आप घबराए हुए हैं। देखिए आपके प्रवक्ता क्या बात कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। पंजाब के मद्देनजर उन्होंने मुझसे ये बात कही कि वहाँ इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है। हमारे 2 लोकसभा सांसद हैं, इनका 1 है, लेकिन हैसियत हमारी नहीं है, इनसे डबल है। दूसरी बात इन्होंने कहा क्योंकि दिल्ली के सांसद बदल रहे हैं इसलिए जो है ये चुनाव हार रहे हैं, घबराए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ अभी तो हमारी लिस्ट आई नहीं, लेकिन आपकी जो 4 सांसदों की लिस्ट आई है वो चारों आपने बदल दिए। ठीक है, मैं मुझे बदल चुके हैं ना। चलिए मुझे रोकना पड़ेगा, लेकिन यामी गौतम सुपर एक्सक्लूसिव 370 पर सिनेमा और सियासत जरूर देखिए। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है आर्टिकल 370 फिल्म की हीरोइन यामी गौतम और प्रोड्यूसर आदित्य धार। दोनों का अभिनंदन है। यामी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये बड़ा पॉलिटिकल इशू भी है, इसकी एक पॉलिटिकल साइड भी है, और आपको पता होगा कि जब आप ये फिल्म बनाकर आएंगे तो इसमें पॉलिटिक्स होगी, और वो पॉलिटिक्स का एक पार्ट शुरू भी हमने होता हुआ देखा और उसको आगे बढ़ता हुआ भी देखा। तो जब इसके ऊपर राजनीति होती है, क्योंकि इसको एक पॉलिटिकल साइड की बात मानी जाता है, तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करती हैं?
मुझे पता था ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर है। ऑफ कोर्स इसमें हर तरह का डिबेट होगा, सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है कि आप ये एंटिसिपेट नहीं कर सकते, पर मुझे एक बात का विश्वास था कि जो भी होगा उसका सार अच्छा ही आएगा, क्योंकि हमारी कोई मंशा नहीं है, हमारा कोई इंटेंशन नहीं कि अच्छा कुछ कोई लोग आप कोई नाराज हो, कोई भी पीस लविंग होगा, किसी को कोई शांति चाहेगा अपने देश में, क्योंकि फाइनली ये आर्टिकल क्या लेकर आया है, एक हमारा एक झंडा, एक संविधान जिसकी हम बात कर रहे हैं, शांति, वहाँ के स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स कम हुए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ शूट करके आए हैं, बात करके आए हैं, लोकल जितने भी लोकल लोग हैं, इसलिए मैं तो अपनी रियलिटी बता रही हूँ जो ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है। दत्तधार, ये सवाल आपसे है मेरा, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ये फिल्म बैन हो गई है, यानी मिडिल ईस्ट में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। इसको जब आपको ये खबर पता लगी तो उस पर आपका रिएक्शन क्या था? मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि उरी रिलीज़ हुई है गल्फ में, ज़ीरो डार्क 30 रिलीज़ हुई है गल्फ में, तो मुझे ये लगा कि हमारी फिल्म में ऐसा क्या था जो गलत था, बिकॉज ये टेररिज्म के ख़िलाफ़ है, और जहाँ तक मुझे पता है कि सारी इस्लामिक कंट्रीज़ टेररिज्म के ख़िलाफ़ है, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये इसको बैन करने का क्या रीज़न था। वो थोड़ा सा ये एजेंडा, ये देखिए यामी गौतम, क्या आपको लगता है ये एजेंडा ग्लोबल है, इसी वजह से इतने शार्प अटैक आ रहे हैं? ये फिल्म छोटी जरूर है लेकिन इसका हल्ला बहुत है, ये फिल्म छोटी जरूर है लेकिन इसकी कहानी बहुत बड़ी है, ये फिल्म छोटी जरूर है लेकिन धारा 370 का हटना इस देश के अंदर ऐतिहासिक रहा है, और ये फिल्म भी ऐतिहासिक है क्योंकि ये कोई सामान्य फिल्म नहीं है, एजेंडा ग्लोबल है। जी बिल्कुल है, और हर एक को इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं, कश्मीरी, नॉन कश्मीरी, जो शांति चाहता है, जो अमन चाहता है, जो टेररिज्म के खिलाफ है। सचिन तेंदुलकर हाल ही में कश्मीर के दौरे पर थे और वो क्रिकेट खेलते हुए उनकी तस्वीरें बड़ी वायरल हुई, तो कश्मीर में आपने तो शूटिंग भी करी है, तो क्या आपको महसूस हुआ, और आज के कश्मीर के लिए आप क्या कहना चाहेंगी 370 हटने के बाद वाले कश्मीर के लिए? जी, जब हमने लैंड किया कश्मीर में और अपना नेशनल झंडा देखा, अपना राष्ट्रीय तिरंगा, जी बहुत अच्छा लगा। वो कहीं भी देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, खासकर जब वहाँ देखा तो बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहला थॉट था। दूसरा, मैंने सोचा नहीं था वहाँ मुझे ट्रैफिक जाम मिलेगा, क्योंकि टूरिज्म इतना था, टूरिस्ट बसेस इतनी थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो मैम टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए मैंने कहा अच्छा ये तो चलो अच्छी बात है। तो धीरे धीरे करके एक होता है, आपको ऑन ग्राउंड इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है।